नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार, जो कि आपकी हिंदी भाषा के खंड में है। अर्थात हिंदी की भी हम पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसका आज पहला क्लास है, पहला खंड है। तो यहाँ जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में भी हम व्याकरण के खंड को लेकर चलेंगे। तो कोई भी भाषा हो, उसका जो व्याकरण का खंड होता है, यानी भाषा का व्याकरण जो होता है, वह 3 खंडों में आपका चलता है। पहला आपका वर्ण परिचय, दूसरा आपका शब्द परिचय, और तीसरा आपका होता है वाक्य परिचय। वर्ण परिचय के अंतर्गत हम आप ध्वनि या वर्ण की बात कर देंगे और फिर संधि की बात करेंगे। शब्द परिचय में शब्द क्या है, शब्द का हम वर्गीकरण की बात करेंगे, शब्द निर्माण की बात करेंगे, और वाक्य परिचय में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य पदबंध की बात करेंगे और वाक्य निर्माण की बात करेंगे। तो पूरा व्याकरण हमारा, इन्हीं के अंतर्गत हम पूरे व्याकरण की बात करते हैं, और यही व्याकरण का हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है वो भी इसी से संबंधित होता है। तो इसी व्याकरण के क्रम में आज का खंड जो हमने लिया है वर्ण परिचय, वह ध्वनि या वर्ण के क्रम से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के सीधे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो खंड है वर्ण परिचय। तो हम जैसा जानते हैं कि हम वर्ण कहें, अक्षर कहें, तो वर्ण की जब हम बात करते हैं तो जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे? जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, न किया जा सके, तो उस मूल ध्वनि को, जो मूल ध्वनि है, उस मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसका आशय क्या हुआ कि मूल ध्वनि या वर्ण की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है? ये अखंडनीय होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्ण का और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे और खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अखंडनीय भी कहते हैं। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह क्या होती है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी हम कहें, या ये भी कहते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई होती है। और ध्वनि को, जो ध्वनि है, ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा का आधार। ध्वनि को भाषा का आधार कहें, या हम कह सकते हैं कि भाषा की बुनियाद कहते हैं। ध्वनि को भाषा का आधार या भाषा का बुनियाद कहा जाता है। और जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ये ध्वनियाँ, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु पक्षी हो, उनमें जो स्वर यंत्र होते हैं, उन्हीं स्वर यंत्रों की सहायता से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।
यानी जो ये ध्वनि है, ये ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? स्वर यंत्र की सहायता से। हमारे आपके जो मुख विवर है, उस मुख विवर में क्या होता है? ये ध्वनियां इन्हीं से निकलती हैं, जिसे हम आप वाग यंत्र भी कहते हैं। जो हमारे कंठ, मूर्धा, तालु से होते हुए ओष्ठ और नासिका तक आता है, यही क्या है? ये हमारे वाग यंत्र हैं, मुख विवर है, मुख कौकल भी कहा जाता है। तो अब यहां एक चीज और, दो शब्द मिलता है, एक ध्वनि मिलता है और एक वर्ण मिलता है। तो जब हम बात करते हैं तो ध्वनि और वर्ण की, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि की जब हम बात करते हैं तो ध्वनि क्या है? ये श्रुत रूप होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि श्रुत रूप होता है। और वर्ण जो होता है, वर्ण हमारा लिखित रूप होता है। ध्वनि क्या है? श्रुत रूप है। और वर्ण क्या है? वर्ण हमारा लिखित रूप होता है। और जब हम वर्णों की बात करते हैं तो इन्हीं वर्णों का जो एक व्यवस्थित रूप होता है, उस व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहेंगे? वर्णों का जो व्यवस्थित रूप है, उस व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को ही हम क्या कहेंगे? हम उसे वर्णमाला कहते हैं। तो जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कौन कौन से 52 वर्ण हैं, हम हल्की चर्चा करते हैं, फिर हम एक एक खंड की ओर आगे चलेंगे। जैसे मूल स्वर, मूल स्वर 10 कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा, और कई विद्वान इसे क्या कहते हैं? 11। यहां पर री का अंतर आता है। जब हम मूल स्वर की बात करते हैं तो यहां हम कामता प्रसाद गुरु के वर्णन के अनुसार, उनके अनुसार जब हम बात करेंगे तो यहां पर वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी आती है? 10 आती है। और अन्य विद्वान भी इसे 11 मूल वर्णों में रखते हैं, री को मिलाकर। और री को क्यों नहीं मिलाया जाता? क्योंकि री स्वर के साथ व्यंजन का भी योग है। स्वर के साथ व्यंजन का योग। अब यहां मूल स्वर हमारे हो गए। अभी मूल स्वर की बात 10 या 11 की बात हम करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पंचवर्ण के व्यंजन, जो पंचवर्ग के व्यंजन हैं, पंचवर्ग के व्यंजन की बात करते हैं। इनकी संख्या 25 है। पंचवर्ग हो गया। पंचवर्ग के बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। फिर हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके साथ साथ जब हम संयुक्ताक्षर की बात करेंगे तो ये हमारे 4 होते हैं। और यहां अभी हम मूल वर्ण कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम सिर्फ कितने लेके चल रहे हैं? हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं। और संयुक्ताक्षर हमारा हो गया। फिर हमारा री की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में जब आप री को लेके चलते हैं तो री क्या है? री ये आपका स्वर और व्यंजन दोनों की तरह ध्वनियां होती हैं। तो यहां पर री और आपका एक अनुस्वार
जिसे हम अंग कहते हैं, और एक विसर्ग जिसे हम अह कहते हैं। तो इनकी संख्या 3। तो इस तरह जब आप इसका योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखेंगे तो 10, 25, 35, 4, 39, 4, 43, 4, 47, 3, 50। ये तो हमारे 50 के रूप आते हैं। अब यहां पर जब आप चलेंगे तो 2 व्यंजन और हमको आपको मिलते हैं। कौन कौन से? वो 2 व्यंजन हमें मिलते हैं जो हमारा पंचवर्ग का ट वर्ग होता है, उसमें डा और ढा, इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों में नीचे बिंदी लगाते हैं, नीचे बिंदु लगाकर। किसमें? तो इसमें एक गुण और बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। और इनकी को जो डा होता है उसके नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, तो इनकी संख्या 2। इस तरह हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। अब हम चलते हैं एक तरफ से, पहले हम स्वर और व्यंजन के क्रम में पहले स्वर की चर्चा करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वर। तो जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। यानी स्वर जो हैं इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक होता है। बिना किसी अवरोध के या बिना किसी सहायता के कंठ से यह स्वतः फूट कर आते हैं, स्वतः निकलते हैं। और साथ ही साथ ये स्वर क्या करते हैं, ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में उनकी सहायता करते हैं। जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं बिना स्वर की सहायता से उनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो इस तरह ये स्वर व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं या उनको उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने मूल वर्णों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 10 स्वीकार किया है और कुछ विद्वान इनकी संख्या 11 मानते हैं। तो मतभेद किस पर है? जैसे हम मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर 10 किसका? कामता प्रसाद गुरुजी इनके द्वारा, और 11 मूल स्वर अन्य विद्वानों के द्वारा, जो हमारे अन्य विद्वान हैं उनके द्वारा। और ये जो अंतर आता है, जो विभेद है, वह किसको लेकर है? वह री को लेकर है। किसके लिए है अंतर? री को लेकर है। क्यों? चूंकि री की जब हम बात करेंगे तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। री में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है री के अंतर्गत, इसलिए कामता प्रसाद गुरुजी ने इसे मूल स्वर की संज्ञा में नहीं रखा था। और साथ ही साथ हम 2 और मिला लेते हैं। किसे? हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या 2। कौन कौन से?
एक हमारा अनुस्वार, अंग और एक विसर्ग अह। अनुस्वार और विसर्ग की जब हम इनको जोड़ लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को, तो ये संख्या 2 मिला के तब हमारे स्वरों की संख्या निकलती है कितनी? 13। अब यहां पर जब हम अयोगवाह की बात करते हैं तो इसमें जो अयोगवाह, क्यों अयोगवाह से कहते हैं? किसे? अनुस्वार या विसर्ग को हम अयोगवाह क्यों कहते हैं? यहां पर भी एक प्रश्न आपका बनता है। तो अनुस्वार और विसर्ग को यदि देखें तो ये दोनों क्या हैं? ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, परंतु फिर भी ये साथ साथ रहते हैं। ना तो स्वर ना ही व्यंजन, फिर भी ये क्या होते हैं? ये साथ साथ रहते हैं। तो जो ये साथ साथ रहते हैं, तो इसीलिए आचार्य किशोरीदास जी ने ये अयोगवाह, इसे किसने कहा? आचार्य किशोरीदास जी ने। आचार्य किशोरीदास जी ने इसे अयोगवाह कहा, अयोगवाह ध्वनिया कहा। और अयोगवाह का जो अर्थ निकलता है कि जो योग न होने पर भी साथ हो, अयोग वाह। वाह, तो अब जो साथ नहीं, एक साथ योग नहीं है, साथ नहीं है, फिर भी वो वहित है, यानी चल रहा है, साथ है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को अयोगवाह कहते हैं। तो अब ये हमारा पूरा क्रम 13 का रूप आया। अब हम इन स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण, अभी व्यंजन पे हम चलेंगे नहीं। तो स्वरों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर हम करते हैं, जैसे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम करेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसका पहला रूप आपका आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से स्वर होते हैं? कि जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होता है? कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। तो इन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक, चूंकि एक मात्रा का समय लगता है इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इनमें आ, ई और उ, ये कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार उन्होंने 10 मूल वर्ण की बात की थी। और अन्य विद्वानों की जब हम बात करते हैं तो आ, ई, उ और री को मिला के करते हैं। और री पर एक बात और आपसे हम चर्चा कर लें कि री शब्द, ध्वनि का या स्वर का हिंदी में केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। री का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ऋषि, कृषि, कृपा, नृत्य, मृत्यु आदि।
और री में व्यंजन और स्वर दोनों का योग है। विसर्ग का प्रयोग भी अधिकतर तत्सम शब्दों में करते हैं। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये तो हमारा हो गया गुरु प्रसाद पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार और ये अन्य विद्वानों के अनुसार। जब 10 मूल स्वर की बात करते हैं तो ये 3 हमारे मूल स्वर में आएंगे और ये हमारा जो है अन्य विद्वान जब 11 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का आशय क्या है कि इसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या यूं कह दें कि 2 मात्रा का समय इसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय या 2 मात्रा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें उन स्वरों को जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, आ, ई, उ। अब देखिए, आ, ई और उ की बात हम करते हैं। अब यहां एक चीज और हम बता दें कि 4 स्वर हमारे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो उनमें भी उच्चारण की जब हम बात करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से उसमें भी 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए उन्हें भी हम प्लस करके यहां हम आपको समझा रहे हैं कि जो 4 हमारे स्वर हैं वो संयुक्त स्वर वास्तव में हैं। तो वो स्वर कौन से हैं, वो हमारे ए, ओ, ऐ और औ। ये भी हमारे किस में आएंगे, ये भी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। और जब हम ग्रहित स्वर एक हमारा है औ का, उसकी बात करेंगे तो वह भी हमारा दीर्घ स्वर में आएगा। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, इन सब में हमको क्या होना है, ये गृहीत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी उस स्थिति में ये भी किस में आएगा, दीर्घ स्वर। अब यहां इन 4 के संबंध में हम बात कर लेते हैं कि ये 4 की जो बात हमने की वो कौन से थे, वो हमारे संयुक्त स्वर की बात हम करते हैं। जब संयुक्त स्वर की बात होती है तो ऐसे स्वर जो 2 विजातीय या असवर्णी स्वरों के योग से बनते हैं। 2 ये क्या होते हैं, 2 विजातीय या असवर्णी वर्णों के योग से बनते हैं, वर्णों के योग से बनते हैं, वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ और ई का योग ए, और आ और उ का योग ओ, और आ ए का योग ऐ, और आ ओ का योग औ। तो ये हमारे 4 क्या हैं, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं, ये 2 और ये 2। वही हमने कहा कि चूंकि इनके उच्चारण में भी 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको भी दीर्घ या मात्रिक स्वर, अर्थात इनकी संख्या की बात करें तो 3 धन 4 हो जाती है। और तीसरा प्रकार हमारा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और विशेषकर इनका प्रयोग हम कहां करते हैं, किसी को पुकारने में। इनका हम प्रयोग कहां करेंगे, किसी को पुकारने में। जब हम नाटक लिखते हैं तो नाटक के संवादों में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, हम
देर तक खींचते हैं और इसे हम एस सिंबल की तरह, उससे जैसे हमने उदाहरण लिया राम। अब यहां पर ये जो हमने खींचा ये प्लुत का उदाहरण है। तो अब ये ओम, ओम जब हम लिखते हैं 3 या एस का सिंबल हम देते हैं तो वो प्लुत स्वर को इंगित करता है। ये तो हमारा था किससे, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब हम बात करते हैं किसकी, जिह्वा के आधार पर, कि जिह्वा का जो हम प्रयोग करते हैं तो जिह्वा के आधार पर उनका स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा आधार है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो स्वाभाविक है कि जो हमारा मुख कौकल है, मुख विवर है, तो जो हमारी जिह्वा या जीभ है उसके 3 भाग में हम बात करते हैं, आगे का, बीच का और पीछे का। तो जब हम आगे का बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, अग्रस्वर में क्या होता है, जीभ का अग्रभाग काम करता है, उसे हम किस स्वर की श्रेणी में रखेंगे, अग्रस्वर। इसमें ई के दोनों रूप और ऐ, ये 4 स्वर हमारे किसमें हैं, अग्रस्वर के उदाहरण हैं। इनका उच्चारण कीजिए। ई, देखिए जीभ का अगला भाग आपके दंत मूल, नीचे के दंत से के मूल से वो टकराता है, उसी का प्रयोग होता है। फिर जब बीच का भाग, जिह्वा का मध्य भाग काम करता है तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। यानी जीभ का क्या होगा, मध्य भाग का काम होगा। तो वो कौन सा स्वर होगा, वह आपका मध्य स्वर, जिसे हम इसमें आ, ह्रस्व आ जो है वो मध्य स्वर में आता है। और फिर आपका बचा कौन, पश्च स्वर। इसमें जीभ का पिछला भाग, पश्च भाग या पिछले भाग की बात हम करते हैं तो इसमें दीर्घ आ, उ, दीर्घ आ, उ का दोनों रूप ओ और औ, ये हमारे किस में आएंगे, ये पश्च स्वर। और साथ ही साथ हम प्लस कर का दिखा रहे हैं, जो ग्रहित स्वर अ है वो भी हमारा किस में जाएगा, पश्च स्वर। ये कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है, इसका उल्लेख जल्दी नहीं करते, तो ये किस में जाएगा, ये पश्च स्वर में जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम मुख द्वार के खुलने के आधार पर, कि हमारा मुख कितना खुलता है, कितना बंद होता है। तो हम अगला मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार के या मुख विवर के खुलने के आधार पर, तो इसमें 4 प्रकार के स्वर बनते हैं। एक विवृत, इसमें आपके 4 प्रकार के स्वर बनते हैं। पहला आपका होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विवृत स्वर में क्या होता है, आपका मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुलता है, वह स्वर क्या कहलाएगा, वह विवृत स्वर कहलाएगा। और इसके अंतर्गत आपका दीर्घ आ आता है। फिर दूसरा खंड आपका होता है विवृत के बाद अर्ध विवृत, विवृत के बाद अर्ध विवृत। इसमें क्या होता है, इसमें मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार क्या होता है, आधा खुलता है।
यानी जब इसका इन स्वरों को हम उच्चारित करेंगे तो हमारा उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलेगा, हाफ ओपन की बात हम करते हैं। इसमें ह्रस्व आ, ए, ओ सॉरी औ, ये हमारे किस में आते हैं, ये अर्धविवृत में आते हैं। ह्रस्व आ, ए, औ और प्लस करके यहां हम दिखा रहे हैं जो ग्रहित स्वर अ है, ये भी हमारा किस में आता है, ये अर्धविवृत में आता है। फिर उसके बाद आधा बंद, भाई पूरा खुला, पूरा आधा खुलता है। अब यहां पर जब आधा बंद की बात हम करते हैं तो उसे हम कहेंगे अर्ध संवृत स्वर। इसमें मुख विवर क्या होता है, आधा बंद रहता है। मुख विवर क्या होता है, इसमें अर्ध संवृत में आधा बंद होता है, यानी हाफ क्लोज की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या मुख विवर आधा बंद रहता है वह स्वर कौन से स्वर होते हैं, वो स्वर आपके अर्ध संवृत स्वर होते हैं, ए और औ। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अर्ध संवृत स्वर हैं। और जब मुख द्वार पूरी तरह से बंद हो यानी क्लोज हो तो वो हमारे संवृत स्वर होते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग पूरा बंद। इस तरह के स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, पूरा के बजाय हम इसको क्या लिखें कि लगभग बंद रहता है, वह स्वर कौन से स्वर होंगे, वे स्वर संवृत स्वर होंगे। और इसमें ई और ऊ के दोनों रूप आते हैं, ह्रस्व और दीर्घ ई, ह्रस्व और दीर्घ ऊ। तो ये तो था हमारा क्या, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब यहीं पर हम बात करते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। अगला वर्गीकरण ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर आपके दो भेद यानी स्वरों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक अवृतमुखी और दूसरा वृतमुखी। अवृतमुखी और दूसरा क्या है, वृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब अवृत, वृत्त मतलब गोल, सर्कल। तो यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ हमारा वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, इसमें मुख क्या होता है, गोलाकार नहीं होता। और वृत्तमुखी में क्या होता है, उच्चारण के समय हमारा मुख कैसा होता है, गोलाकार या वृत्तमुखी होता है। तो उन्हें हम वृत्तमुखी, और जिसमें नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी की जब बात करते हैं तो आ और ई, आ का दोनों रूप, ई का दोनों रूप और ए, ये हमारे क्या हैं, ये अवृत्तमुखी में हैं। और जब हम वृत्तमुखी की बात करते हैं तो उसमें ऊ के दोनों रूप और ओ, और साथ में ग्रहित आ। तो ये हमारे क्या है, ये वृत्तमुखी। अब यहां एक विभाजन की बात हम और कर लेते हैं, जिसे जाति या सवर्ण के आधार पर। तो अगला जाति के आधार पर हम विभाजन की बात करते हैं। तो जाति के आधार पर विभाजन आपके इसके भी दो भेद। पहला भेद आपका कौन सा होता है,
जाति के आधार पर जब हम बात करेंगे तो ये सजातीय या सवर्ण स्वर, सजातीय या सवर्ण स्वर की बात हम करेंगे, और दूसरा विजातीय या असवर्ण, विजातीय या असवर्ण। सजातीय या सवर्ण स्वर कौन से होते हैं कि उच्चारण में समय, स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों, यानी जब स्थान प्रयत्न, हम किस रूप में जाने, स्थान और प्रयत्न क्या हो में उच्चारण के समय जब समान हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सजातीय वर्ण। तो उच्चारण में समान स्थान, यानी एक समान स्थान से उच्चरित हो, समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय या सवर्ण स्वर कहते हैं। इसमें जैसे आ का दोनों रूप ये आपके सजातीय हैं, ई का दोनों रूप ये सजातीय हैं, तो ये क्या है, ये आपके सजातीय हैं, या ऊ के दोनों रूप। और विजातीय तो यहां पर क्या होता है, स्थान और प्रयत्न दोनों समान न हो, यहां पर स्थान व प्रयत्न ये दोनों क्या हो, समान न होने पर वो विजातीय या असवर्ण, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण यानी स्वरों के उच्चारण में स्थान व प्रयत्न दोनों में समानता ना हो, समान न हो, उन्हें हम असवर्ण या विजातीय स्वर कहते हैं। अब यहां पर जैसे आ, ई, उ आदि ये सब क्या है, ये सब आपके विजातीय हैं। तो आज हम लोगों ने ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला में वर्णों की संख्या और फिर वर्णमाला के स्वरों और स्वर के विभाजन को देखा, और अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन और व्यंजन के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।